हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मैराथन क्वेश्चंस और मैराथन की सीरीज़ रहेगी ये, जिसमें आज हम लोग यू टेट 2020 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर सीडीपी रहेगी, इंपॉर्टेंट पेपर 1 एंड पेपर 2। और बेसिकली इस मैराथन पूरी वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट से भी डाले हैं, तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। मैराथन क्लास है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लेना आप। सीडीपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीडीपी और हिंदी के लिए मैराथन हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही यूज़फुल रहेंगी लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन करने के लिए और प्रिपरेशन कर लेने के लिए। इस सीडीपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में और मैराथन क्वेश्चन में इस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है, साथ साथ में सीडीपी भी रखी है, इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी डाले हैं और ईवीएस को भी इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए वीडियो, लास्ट तक देखना। भाई वीडियो पे आए हो तो ज़रूर लास्ट तक देख के जाया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि भाई रिटेंशन ख़राब होता है। तो आप अगर थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर दोगे तो आपको वीडियो की ना क्वालिटी पता चलेगी, ना क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। तो आप चेक कर सकते हो पूरी वीडियो में, अगर एक बार ना पसंद आए तो कॉमेंट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। टेलीग्राम पर आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो का PDF मिल जाएगा और वेब URL पर जो है नोट्स मिल जाएंगे। और मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, असेसमेंट का मैंने नोट्स अपलोड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई वो वीडियो लेक्चर, और उसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर चेक करना। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट पेशीय कौशल का एक उदाहरण है? उत्कृष्ट पेशीय कौशल का मतलब है फाइन मोटर स्किल्स। लिख देता हूं मैं इंग्लिश वाले के लिए, फाइन मोटर स्किल्स। भाई देखो, हिंदी इंग्लिश में से केवल हिंदी के क्वेश्चन डाले हैं, इंग्लिश में मैं ऑलरेडी बताता रहता हूं। तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण है फाइन मोटर स्किल का? चढ़ना, क्लाइंब करना, छलांग लगाना, दौड़ना या फिर लिखना। तो फाइन मोटर स्किल्स का कौन सा? देखो भाई, फाइन मोटर स्किल जो है ग्रॉस, अगर मैं बात करूं मेनली ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। और इसके ये होता है पहला और ये होता है दूसरा। तो ये किस चीज़ में होता है? मोटर स्किल्स जो होती है ना आपकी, उसका एक पार्ट होता है। मोटर स्किल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पहला है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या करते हैं भाई? इसमें आप छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे आप अपने हाथ से लिखने का जो काम होता है, या फिर आपकी जो फिंगर्स चलती हैं, तो वो किसकी वजह से चलती हैं? फाइन मोटर स्किल्स की वजह से। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है? जिसमें लार्ज मसल्स, जैसे आपका हैंड का पूरा एक मूवमेंट हो गया, या फिर लेग का मूवमेंट हो गया, पैरों का मूवमेंट हो गया, तो जो बड़ी बड़ी मसल्स आपकी काम करती हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। फाइन मोटर स्किल जैसे आंखों का झपकना भी जो होता है ना, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। उंगलियों का चलना भी आपका फाइन मोटर स्किल्स में आता है। हैंड राइटिंग जो हो गई वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइन मोटर स्किल्स का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेखन जो है, राइटिंग जो है, वो फाइन मोटर स्किल्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो काफ़ी बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता की मूलभूत मौलिक इकाई है जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करती है? आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, जो पर्सन की विशेषताओं को निर्धारित करती है? जीन है, हार्मोन्स है, वंशागति है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? शायद इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन एक रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो देखो, कौन सी ऐसी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे मैं शायद इस तरीके के क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? हमारे पास जीन्स हैं। और जीन्स क्या है? जीन्स किस चीज़ से मिलकर बना होता है? जो जीन्स होती हैं मिलकर बना होता है DNA से, ठीक है। जो DNA है वो, जीन्स जो है वो DNA से मिलकर बना होता है, और इसी में सारी विशेषताएं निर्धारित होती हैं हेरिडिटी में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। समुदाय संसाधन का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है? समुदाय संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज का उपयोग करके कौन सा सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं? समीकरण यानी कि इक्वेशन को, वृत्त यानी कि सर्कल को, बैंकिंग पता ही है आपको, आलेख, और ऑप्शन डी बोलता है आलेख। तो राइट आंसर है भाई, समुदाय संसाधन का उपयोग करके आप बैंकिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग में आपको पता है कि जो कनेक्ट करते हो आप लोगों के साथ में, समुदाय के साथ में, एक ग्रुप के साथ में आप कनेक्ट करते हो बैंकिंग में। जैसे बैंक्स में आप देखते हो पब्लिक डीलिंग होती है, उसमें पब्लिक कनेक्ट होती है, तो इसलिए आप इसको समुदाय संसाधन का उपयोग करके किस विषय को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं? बैंकिंग के विषय को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये जो समीकरण हुआ, व्रत हुआ, आलेख हुआ, ये किसके पार्ट है? ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के पार्ट हैं, ठीक है। अब बैंकिंग भी गणित का पार्ट है, लेकिन इसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम कम्युनिटी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वेराइटी ऑफ मैन मटीरियल जो रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग प्रकार के, विविध प्रकार के जो मानव संसाधन हैं, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4। EVS पुस्तक में किस प्रकार के अध्याय होने चाहिए? जो EVS की बुक है इसमें किस प्रकार के चैप्टर होने चाहिए? तथ्य पर बेस्ड होनी चाहिए, वास्तविक जीवन पर
घटनाएं होनी चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए या फिर सूचनाएं होनी चाहिए। तो देखो ईवीएस पुस्तक में जो चैप्टर होने चाहिए वो रियल लाइफ पर होने चाहिए, रियल लाइफ इंसिडेंट यानी कि वास्तविक जीवन पर बेस्ड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भाई? जिससे ये बच्चा जो है उनको अपनी रियल लाइफ वास्तविक जीवन से कनेक्ट कर सके। तथ्यों पर और सिद्धांतों पर आधारित जो है वो नहीं होना चाहिए, शुड नॉट। इस तरीके की बुक्स ईवीएस की नहीं होनी चाहिए जो केवल फैक्ट्स पर ही हो, जो केवल थ्योरीज पर ही हो और उनमें खाली इंफॉर्मेशन ही हो। नहीं, हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ बोलता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की, जो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके के मैप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करती हैं और वो रियल लाइफ इंसिडेंट से, वास्तविक जीवन घटनाओं से कनेक्ट स्थापित करती हैं, संबंध स्थापित करती हैं। तो इसलिए ऐसी बुक्स हमें होनी चाहिए इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है, जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल है, वो क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इफेक्टिव है लेकिन। एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, या पढ़ने के बाद सीखा जाता है? राइटिंग क्या है भाई? क्या आप ये बताओगे कि पढ़ने के बाद सीखा जाता है राइटिंग? ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है 5 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यह एक तरीके की बातचीत है। अब आप कहोगे भैया बातचीत कैसे? बातचीत तो वो है जो हम वोकल में करते हैं। बिल्कुल सही है भाई, बातचीत वो है। राइटिंग एक प्रकार का ऐसा कौशल है जिसमें हम ध्वनियों को, जो हम बोल रहे हैं, बोलने में क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ध्वनि इस्तेमाल करते हैं। उन ध्वनियों को जब हम प्रतीकों के रूप में उनको स्थापित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्थापित करना या फिर लिपिबद्ध करना, आप ऐसे कह सकते हो। स्थापित करना, लिपिबद्ध करना, या उनको स्थायित्व प्रदान करना। जो ध्वनि है उनको हम स्थायित्व, यानी कि रिटन मोड क्या होता है? एक परमानेंट मोड होता है भाई। जो अभी आपने बातचीत करी है तो उसका एक क्या है? बेस नहीं है, आप दोबारा से उसको रेफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन जो रिटन मोड है उसको आप बार बार रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही साथ लिखा जा चुका है, वो रिकॉर्ड्स में आ चुका है। तो ये क्या है? एक प्रकार की बातचीत ही है जिसको हम प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। अधिगम की प्रक्रिया में डैश शामिल है। जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड है? एक आकर्षक लक्ष्य, कठोर परिश्रम, प्रयास, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे जो हैं लर्निंग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, क्योंकि लर्निंग का प्रक्रिया क्या है भाई? ये एक ऐसा प्रोसेस है, देखो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टेप्स में पूरा होता है, यानी कि जो चरण में पूरा होता है। अब भाई चरण में तो पूरा हो रहा है, लेकिन इसका एक मोटिव भी तो होगा। लर्निंग का एक मतलब लास्ट आउटकम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये होता है कि भाई कोई भी एक गोल होता है लर्निंग का, ठीक है। जैसे अभी आप जो लर्निंग कर रहे हो उसका गोल क्या है? यूटेट को क्लियर करना, ठीक है। यूटेट को क्लियर करना आपका गोल है, तो इसीलिए आप क्या कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो। जैसे आप अभी सीडीपी को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप ईवीएस को पढ़ रहे हो, देन मैथ्स को पढ़ रहे हो, पूरा एक सिलेबस को रेफर कर रहे हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा और क्या करेगा? जो आपके गोल को अचीव करने में इन स्टेप्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ठीक है। तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कठोर परिश्रम करनी पड़ती है। ये क्या है? आकर्षक लक्ष्य है भाई। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो आप जो है परिश्रम करेंगे ही नहीं, प्रयास करेंगे ही नहीं, तो अधिगम आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सारे के सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए उपयोग करना चाहिए? पुरस्कार और दंड, बच्चे केंद्रित दृष्टिकोण यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का इस्तेमाल करोगे आप? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या उपयुक्त सभी? तो देखो सबसे सही यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आप पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करेंगे तो भी वो बच्चे को मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है। बाल केंद्रित दृष्टिकोण आपको रखना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है। पढ़ाते समय आपको बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। जो उनकी नीड्स होगी, अगर आप उनको नीड्स को फुलफिल कर रहे हो तो बच्चा मोटिवेटेड रहता है। और आप क्या कर रहे हैं? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करती हैं लर्निंग के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 8। मूल्यांकन के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग करना चाहिए? मौखिक परीक्षण का, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, मौखिक यानी कि ओरल, ठीक है, निबंध यानी कि एस्से टाइप,
और ऑप्शन डी बोलता है ये सारे के सारे। तो मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन, भाई इवैल्यूएशन आपको नहीं समझ में आता है तो आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं www.shikshafornaukri.com। वहाँ पर मैंने लेटेस्ट असेसमेंट और मूल्यांकन का पूरे एक नोट्स डाले हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में हैं, तो बहुत यूज़फुल रहेंगे और यहाँ से डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ये असेसमेंट और मूल्यांकन आपको पेपर 1 में भी हेल्प करने वाला है CDP में, और पेपर 2 में भी हेल्प करने वाला है, और साथ ही साथ बीच में हिंदी में भी पूछ सकता है और EVS में भी आ जाता है, साइंस में भी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो राइट आंसर क्या है भाई मूल्यांकन के लिए? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास रहेगा। देखो भाई मूल्यांकन के लिए आप ओरल टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और निबंध प्रकार के प्रश्नों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऐसे टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने फाइनल टेस्ट में जाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे राइटिंग यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, और ओरल क्या होता है जो वाइवा होता है आपका, ठीक है, जो लास्ट में वाइवास लिए जाते हैं तो वो आपके ओरल हो गए। तो ये सारे का सारा आपका मूल्यांकन की एक अच्छी विधियां हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। CCE की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? CCE मैंने आपको टॉपिक बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस मैंने आप लोगों को बना के दी हैं। आज भी एक वीडियो डाली थी और 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है UTET 2022 में जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसमें आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अनिवार्य रूप से स्कूल में आधारित मूल्यांकन है। यह शिक्षार्थियों को स्वयं मूल्यांकन में मदद करता है। प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु इस नियमित गतिविधि और अभ्यासों को नियोजित करना या उपयोग सभी। तो भाई देखो CCE का जो मेन उद्देश्य है, मेन विशेषता है, वो हमें बतानी है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, देखो सारे के सारे पॉजिटिव आंसर्स हैं यहाँ पर, कि अनिवार्य रूप से स्कूल आधारित मूल्यांकन है। बिल्कुल सही है भाई। CCE क्या, कॉन्टिन्यूस व्यापक रूप से जब आकलन किया जाता, मूल्यांकन किया जाता, तो स्कूलों पर आधारित, स्कूलों में आधारित होता है ये, और शिक्षार्थियों को स्वयं मूल्यांकन में मदद मिलती है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट में इसके हेल्प से मदद मिलती है। प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए इस नियमित गतिविधि और अभ्यासों का नियोजन करना। प्रभावी मतलब काफ़ी इफेक्टिव होता है ये मूल्यांकन, क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सारे के सारों को हमने क्लिक कर दिया है यहाँ पर, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं CCE के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार करें। 7 के आसपास pH मान, pH वैल्यू पर बात हो रही है, EVS का क्वेश्चन है भाई। pH वैल्यू वाले यौगिक प्रकृति में अम्लीय होते हैं। उच्च pH मान वाले यौगिक प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय होते हैं। pH का, पानी का pH जो है, या pH वैल्यू ऑफ वाटर क्या है, 0 है। स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि pH वैल्यू जिसकी 7 होती है वो ऐसे यौगिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा बोला है कि 7 से ज़्यादा वाले क्या होते हैं, अत्यधिक अम्लीय होते हैं, और pH वैल्यू जिनकी 0 होती है वो वाटर होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अब डी क्या बोलता है भाई, डी में तीनों के तीनों स्टेटमेंट आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 है, तो तीनों ही सही है। pH वैल्यू के लिए देखो जो 7 के आसपास होगी तो भाई जो यौगिक होते हैं वो अम्लीय हो जाते हैं। उच्च pH मान वाले यौगिक प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। देखो 7 के बाद क्या हो जाता है, बेस में कन्वर्ट हो जाता है। और उच्च pH का मतलब क्या है, यानी 1 का 6 है pH वैल्यू, 1 की 7 है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, 7 वाला होगा, ये कहने की कोशिश है। पानी का pH मान क्या है भैया, 0 है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो गए। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज डिजाइंड फोकसिंग ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। अब ये प्राइमरी और द्वितीय लैंग्वेज, इसको बोलते हैं L1 और L2। ये किसका, इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा मेथड डिज़ाइन किया गया है जो बेस्ड होता है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो हम अर्जित करते हैं, ठीक है, जो सीखते नहीं हैं, हम अर्जित करते हैं, यानी कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है। और सेकेंडरी लैंग्वेज वो होती है जो हम सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, इंग्लिश को हम जाकर सीखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लेकिन हिंदी क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा, हम इसको अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो 11th के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नेचुरल मेथड। यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, नेचुरल मेथड होगा, ठीक। इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो एक्सपोज करते हैं, यानी कि उनको एक्सपोजर मिलता है एक मीनिंगफुल भाषा को सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ डिस्कशन इन ए प्रेजेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। प्रेजेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन का जो पार्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं,
पार्ट ऑफ पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो PTM होती है आजकल जो स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो रखी जाती है, उसमें इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है? क्लासरूम बिहेवियर डिस्कस करना बच्चे का, चाइल्ड एकेडमिक एबिलिटीज और सोशल इंटरेक्शन, वे टू सपोर्ट योर चाइल्ड, या होम ट्यूशन। तो देखो भाई सिंपल सा आंसर है इसका, आप आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो PTM में कभी भी होम ट्यूशन की बात नहीं की जाती है। बच्चे के बिहेवियर के बारे में टीचर बात करता है उसके पेरेंट्स से कि क्लास में उसका बिहेवियर कैसे चल रहा है, उसकी एबिलिटीज़, उसकी काबिलियत के बारे में बात करता है, और किस तरीके से वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में, और किस तरीके से हम बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है PTM में। होम ट्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही पूछा गया था, विच इज़ नॉट द पार्ट। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 13, बालकों की कठिनाई का पता लगाने की विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि है, निदानात्मक विधि है, समस्या समाधान विधि है, या फिर प्रोजेक्ट विधि है? देखो बालकों की कठिनाई पता लगाने के लिए ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक, इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक विधि, ठीक है, निदानात्मक विधि। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, और जब कठिनाइयों का पता चल जाता है तो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो कहलाता है उपचारात्मक विधि या उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक टीचिंग, रेमेडियल। जब बच्चे की कठिनाई का पता चल जाता है तो उसके बाद दिया जाने वाला उसको शिक्षण रेमेडियल टीचिंग कहलाती है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और निदानात्मक विधि क्या होती है? जिसमें हम बच्चे की कठिनाइयाँ, अधिगम संबंधित कठिनाइयों का पता लगाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि क्या होती है भाई? ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे को कोई भी, अगर हमने टास्क दिया है वो टास्क पूरी नहीं कर पा रहा है, उसको कोई समस्या है, तो उसको सॉल्व करने में जब टीचर हेल्प करता है। प्रोजेक्ट विधि आपको पता है कि प्रोजेक्ट एक दिया जाता है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क होती है, उसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक युवा लड़की या एक लड़के द्वारा प्रस्तुत छठी कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रति एक अध्याय के पीछे क्या कारण है? अधिगम को एक मजेदार गतिविधि बनाना, छात्रों में जांच पड़ताल और खोज की भावना को विकसित करना, यह दिखाने के लिए कि लड़का लड़कियों के समान है, परिचय को आसान बनाने के लिए। कह रहे हैं कि एक युवा लड़का या एक लड़की के द्वारा प्रस्तुत छठी कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के पीछे क्या कारण है? तो राइट आंसर है हमारे पास 14 के लिए ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में जांच पड़ताल करना और खोज की भावना को विकसित करना। बात क्लियर हो रही है? खोज यानी कि डिस्कवरी अप्रोच को विकसित करना, और इंक्वायरी अप्रोच, जांच पड़ताल क्या होता है? इंक्वायरी करना किसी भी चीज़ की, तो ये विकसित करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, भारत की जलवायु पर किस कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑलरेडी डिस्कस इस क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जो स्टूडेंट भी कनेक्टेड होंगे हमारे चैनल से तो वो इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। एन नेनो प्रभाव, दक्षिण ऑसिलेशन, सागर से दूर, या समुद्र की लहरें? तो भारत की जलवायु पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? समुद्र की लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, EVS का ये क्वेश्चन है, EVS का आपका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है भाई? इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभिप्रेरणा को? मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा के बारे में बात करते हैं। आंतरिक, बाह्य, एक सतत प्रक्रिया मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अस्थायी यानी कि अस्टेबल। तो इनमें से अभिप्रेरणा कौन सा सही है? केवल एक या दो या तीन, या 1, 2 और 4, कौन सा स्टेटमेंट सही है? और ऑप्शन डी बोलता है चारों के चारों। तो देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या बोल रहा है ये? कि चारों स्टेटमेंट सही है। जो मोटिवेशन होती है वो आंतरिक भी होती है, मोटिवेशन का जो दूसरा रूप होता है बाह्य मोटिवेशन भी। आंतरिक मोटिवेशन क्या होती है? जब आप अपने अंदर से मोटिवेशन को लेके आते हैं। बाह्य मोटिवेशन जैसे आपका टीचर है तो वो आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो बाह्य मोटिवेशन है। सतत प्रक्रिया यानी कि अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, और ये अस्थायी भी होती है। तो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन सही हैं रिगार्डिंग मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखो अगर मैं बात करूँ स्किनर, आपने पता होगा स्किनर कौन है? तो स्किनर बोलते हैं कि मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक सुपर हाईवे है लर्निंग के लिए। इनका स्टेटमेंट है, इनकी एक कोट है, ये कहते हैं मोटिवेशन इज सुपर हाईवे टू लर्निंग। सुपर हाईवे टू लर्निंग कहने का मतलब है कि अगर आपको अधिगम करना है तो उसके लिए जो आपका हाईवे है जिसके थ्रू आप लर्निंग तक पहुंचोगे या अपने गोल तक पहुंचोगे लर्निंग करके, तो वो क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप जो है अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकते हो। मोटिवेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके पास, इसलिए चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। प्रभावी शिक्षक सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जो प्रभावी शिक्षक सहयोग होता है उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? संसाधनों का सहभाजन, छात्र परिणामों के लिए
जवाबदेही, प्रतिभागियों के बीच समानता, ये सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर डी भाई ये सारे के सारे काम करते हैं, जिसमें प्रभावी शिक्षण सहयोग के लिए संसाधन यानी कि आपके पास मटेरियल्स भी होने चाहिए। दूसरा, छात्रों के परिणाम की जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और प्रतिभागियों के बीच, प्रतिभागी यानी कि जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है उसके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, चारों के चारों, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन आता है अब हमारे पास 18, प्रतिभाशाली बच्चों यानी कि जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली शिक्षण विधियों में से उन्हें डैश में प्रोत्साहित करना चाहिए, उपलब्धि में, संवेदनशीलताओं में, गैर मौखिक भावनाओं में, या अमूर्त और रचनात्मक सोच। अमूर्त और रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भैया प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यानी कि जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है 140 एंड 140 से अबव होता है, तो वो क्या होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनकी क्या होती है हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है, उन्हें ही हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। और इसमें अमूर्त और रचनात्मक सोच शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। प्राथमिक चरण में एकल ईवीएस पाठ्यक्रम में शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। कहने का मतलब विज्ञान को भी शामिल कर रहे हो आप, साथ साथ में एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान को अवधारणाओं को शामिल करने, यानी कि प्राथमिक चरण में प्राइमरी स्टेज में ईवीएस पाठ्यक्रम में आप विज्ञान भी डाल रहे हो, एसएसटी भी डाल रहे हो। तो इसका क्या उद्देश्य है, परीक्षा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, यानी कि जो आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको ईजी बना रहे हो, स्कूल की अवधि को कम करना, समग्र रूप से पर्यावरण की देखभाल करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान बनाना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो भाई देखो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समग्र रूप से इंक्लूसिव करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को इस तरीके ईवीएस में मिलाकर पढ़ाएंगे तो समग्र रूप से पर्यावरण की देखभाल करना, इंक्लूजन करने की बात हो रही है यहाँ पर। और इंक्लूजन कब पॉसिबल होता है, जब भाई आप जो है लर्नर्स को एक्सप्लोर करने के फील्ड प्रोवाइड करते हो, एक्सप्लोर करते हो, उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको वैल्यू देते हो, तो वो क्या कहलाता है, समग्र रूप से पर्यावरण की देखभाल करना इज़ द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है हमारे पास 20, ईवीएस की कक्षा में विभिन्न स्थानों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी होगा। यानी कि हम ईवीएस की क्लास ले रहे हैं, उसमें अलग अलग प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं, मानचित्र, सड़क का मार्ग, सभ्यता के प्रकार, या फिर पाठ्य पुस्तक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, आप बता सकते हो मानचित्र यानी कि मैप्स। आप अलग अलग प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं तो बच्चे को क्या करोगे, उसको मानचित्र में रिप्रेजेंट करके बताओगे कि ये सिटी पर्टिकुलर इस रीजन में पड़ता है भारत के और दूसरा सिटी इस रीजन में पड़ता है। तो इससे बच्चा क्या करेगा, क्योंकि बच्चा ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में घूमा हुआ है, अभी इनिशियल स्टेज में है, तो उसको उस प्लेस के बारे में बताने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए कि भारतवर्ष में वो स्थान कहाँ पर स्थित है, तो आप मैप का प्रयोग कर रहे हो। आप मैप का प्रयोग कर सकते हो, आप वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो, आप पिक्चर्स का प्रयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रभावी होते हैं ईवीएस को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है हमारे पास 21, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। नॉट लगाए क्वेश्चन में, यहाँ बहुत सारे बार क्वेश्चन जो है नॉट के साथ में आते हैं और हम कई बार ऐसे पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है, हम नहीं को स्किप कर जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो इसलिए हमें ये चीज़ें केयरफुली रीड करनी है। पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का समावेश, पाठों की संख्या, भाषा शैली, या फिर पाठ्य पुस्तक का आवरण। तो इसमें से कौन सा एक आंतरिक गुण नहीं है, बुक्स का जो इंटरनल चीज़ नहीं है, बुक्स की इंटरनल विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है 21 के लिए ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक का आवरण। कहने का मतलब जो बुक का जो कवर होता है तो वो क्या है, एक इंटरनल फैक्टर नहीं है, इंटरनल गुण नहीं है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बुक की, जो उसकी विशेषता के बारे में बताए। कभी भी आप बुक को उसके कवर से थोड़ी जज कर सकते हो, उसमें किस चीज़ों का कैसी कौन कौन से पाठों की संख्या है, और उसमें भाषा शैली का किस तरीके से प्रयोग हुआ है, उसमें भाषा को किस तरीके से लिखा गया, आसान भाषा में लिखा गया या फिर जटिल शब्दों में बताया गया, पाठ्य पुस्तक में कैसे चित्रों का समावेश किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है पाठ्य पुस्तक के क्वालिटी को बताती हैं, यानी कि बुक्स की क्वालिटी को जस्टिस करती हैं। शिक्षक और छात्रों के मार्गदर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है बुक दोनों, शिक्षक के भी और छात्रों के भी, दोनों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है बुक, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को
तैयार करना आवश्यक होता है। जब भी आप एक क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उससे डिज़ाइन करने से पहले आपको क्या चीज़ों को बनाना ज़रूरी है, पूरक पुस्तक या फिर इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान बनाना ज़रूरी है, या फिर पाठ्यक्रम कैरिकुलम बनाना ज़रूरी है, या फिर एक ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी है। तो भाई जब भी आप कोई भी प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं तो उससे पूर्व आपको एक उसका ढांचा बनाना होता है प्रश्न पत्र का, यानी कि एक फ्रेम बनाना होता है, और उस फ्रेम को डिज़ाइन जो हम करना होता है उसी को हम बोलते हैं कि एक बुक ब्लूप्रिंट बनाना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लूप्रिंट बनाना, जिसमें प्रश्न पत्र को संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आपने हार्ड रख दिया फॉर एग्जांपल, तो दूसरा आपने क्या कर दिया, इजी रख दिया, फिर आपने एक चॉइस रख दी, फिर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रख दिया। तो इस तरीके का पहले एक फ्रेम बनाता है टीचर कि हाँ मैं ये चीज़ें स्टूडेंट से पूछने वाला हूँ, तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और इसमें टीचर जो है जो पेपर को बैलेंस करता है, जैसे आपका यूटेट का पेपर आने वाला है तो उसमें सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, और उसी बैलेंस को हम बोल रहे हैं ब्लूप्रिंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा की उपयोगिता के महत्व को नहीं दर्शाया गया। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें लैंग्वेज की यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। संस्कृत जीवन एवं संस्कृति का आधार जो है भाषा है, केवल परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है, या फिर सामाजिक रचना एवं सामाजिक क्रियाकलाप का धारणा, या फिर भाषा हमारी सृजनात्मक शक्ति के विकास का साधन है। तो क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं 23 के लिए कि नीचे दिए गए वाक्यों में भाषा की उपयोगिता के महत्व को नहीं दिखाया गया। मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें भाषा को महत्व को नहीं दर्शाया गया इन स्टेटमेंट में से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलता है ये? केवल परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा का महत्व है, ऐसा नहीं है। केवल आप भाषा को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप विचारों को आदान प्रदान कर सकें, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर कर सकें और उनके विचारों को आप सुन सकें। केवल भाषा का इतना ही कार्य होता है या इतना ही महत्व है, ऐसा नहीं है। भाषा जो है सांस्कृतिक जीवन एवं संस्कृति का एक आधार है, एक बेस है, सामाजिक रचना एवं सामाजिक क्रियाकलापों का एक आधार है, बिल्कुल सही है। भाषा हमारी सृजनात्मकता शक्ति के विकास का एक साधन है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ये क्या लिमिटेड हो गया, ये तो एक महत्व हो गया। भाषा के तो मल्टीपल यूजेस हैं, मल्टीपल तरीक़ों से आप भाषा हमें नर्चर करती है, चाहे वो सांस्कृतिक के टर्म में हो, चाहे सामाजिक रचना के आधार पर हो, चाहे वो सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी पावर के आधार पर हो। तो ये हुई बात हमारी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे आज के मैराथन क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी को भी डिस्कस किया, हिंदी को भी डिस्कस किया, इंग्लिश के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए थे, साथ साथ मैंने इसमें ईवीएस को भी इंक्लूड किया था। आई होप आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन। समझ में आए तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो भी बताना, कॉमेंट कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स खुला है, आपके सजेशंस का बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में यूटेट 2022 प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और चैनल और टेलीग्राम पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।